टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो देखिए हर फोर्स को बांटने का ना तरीका होता है, बेसिस होता है, आधार होता है, क्योंकि हम एक ही आदमी को कितने तरीके से बांट सकते हैं, बहुत तरीके से। किसी के लिए वो हिंदू मुस्लिम हो सकता है, उसका एक कैटेगरी। दूसरा, किसी के लिए वो इंडियन चाइनीज पाकिस्तानी हो सकता है, या फिर अमेरिकन हो सकता है, वो दूसरा बेसिस। तीसरा, ये बीजेपी का हो सकता है, वो भाजपा का हो सकता है, या फिर वो कांग्रेस का हो सकता है। ये सब एक ही वर्ड से है, तो बोल सकते हैं कि वो पॉलिटिशियन बेसिस पे बांटा। तो हमने आदमी को अलग अलग बेसिस पे एक ही आदमी को बांट दिया। तो फोर्स को भी तो अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है, उसमें से कौन से तरीके से हमको फोर्स को हमने बांटा, तो वो तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की बेसिस पे हमने क्या किया, फोर्स को डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। अब क्वेश्चन है किसी की इंटरेक्शन क्या, तो इंटरेक्शन जब एक बॉडी का इफेक्ट दूसरे बॉडी पर डायरेक्टली रूप से होता है, वही क्या कहलाता है, इंटरेक्शन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ वन बॉडी टू द अनदर डायरेक्टली इज कॉल्ड इंटरेक्शन। अब वो अट्रैक्टिव हो सकता है और वो रिपल्सिव हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट की सरकार यहाँ मान लीजिए अगर गिर गई, तो इससे हम अफेक्टेड होंगे कि नहीं भाई, इंडिया की गवर्नमेंट गिर गई तो हम कहाँ से हमारे पैसे आएंगे, कहाँ से रूल रेगुलेशंस रेगुलेट होंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट गिरी है। लेकिन उससे ईरान वालों को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री है, वो इससे इंटरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन हम अपने गवर्नमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए, तो हमारा इंटरेक्शन है। अगर एक इफेक्ट होगा तो दूसरा भी इफेक्ट होगा डायरेक्टली रूप से। तो इस हमने फंडामेंटल फोर्स को बांटा है 4 टाइप्स के इंटरेक्शन के बेसिस पे। वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, देखिए बहुत सारे बुक्स में देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स को एक ही फोर्स के रूप में लिख दिया है, जिसका नाम है न्यूक्लियस फोर्स। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए एक एक करके जरा इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सबके पास कुछ ना कुछ मास है। बिना मास का इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में। ठीक है, अब देखिए तो दुनिया का हर वस्तु में मास है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो ग्रेविटी का एक मोशन लॉ है जिसमें न्यूटन सामने दिया था और बताया था कि हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ये कैसे हो सकता है? क्या अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या हम किसी को अपनी ओर खींच रहे होंगे? हाँ बिल्कुल खींच रहे होंगे। अगर हमने कुछ मास है और उसमें कुछ मास है तो खींच रहे होंगे, लेकिन वो फोर्स इतना कम होता है कि हम उसको खींच नहीं पाते। फोर्स कम होता है, लेकिन हमने बोला फोर्स होता जरूर है। अब कितना होता है वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये मास इनटू बीच का दूरी यहाँ रखिए, फोर्स बराबर g इनटू F1 इनटू बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम फोर्स निकाल लेंगे और खट से हम निकाल लेंगे मास। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि खींचता है कि नहीं खींचता? तो खींचता है। कितना खींचता है वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो इतना कम फोर्स लगाते हैं कि वो आ नहीं पाता। जब मान लीजिए आपके अगर मास बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आप आराम से उसको अपने खींच सकते हैं। जैसे कि अर्थ खींचता है, अर्थ है, अर्थ पे एक आदमी खड़ा है, वो किस पोजीशन में भी खड़ा हो लेकिन ये खींचता अपने सेंटर की ओर ही है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या करता है अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्लैनेट का मास ज्यादा होगा वो उसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत दूर तक का फोर्स होता है। इसी की वजह से सन के चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ घूमता है। सन के चारों अगर अर्थ अराउंड अगर रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो किसके कारण करता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी को फोर्स लगाती है तो ये क्या होती है? रिवॉल्व करती है। हालांकि इसकी डिटेल जानकारी हमको 11th के चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल, उसमें हमको ये पढ़ाएंगे और आपको डिटेल बताएंगे कैसे ये फॉर्मूला है, कैसे कैसे क्या होता है, सारी बातें। फिलहाल आपको मोटा मोटे तौर पे इतना आपको बता दिया गया कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या करती है? फोर्स लगाती है। इस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो देखिए द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए चार्ज पार्टिकल का हमने जिक्र किया। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है? तो आप जानते होंगे इस दुनिया में 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये 2 चार्जेज है हमारे पास। अब देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाए तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वो दोनों चार्ज है। प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगाओ तब भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाए तब भी चार्ज है। लेकिन न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं होता, तो वो क्या लगाएगा? ठीक है, तो जब 2 चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम और सेम इसी तरह है।
इसका भी फोर्स, दो चार्ज, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच की दूरी r, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक बात आपको बताते हैं, जितने फॉर्मूला है जो 1 बाई आर स्क्वायर आता है ना, मेरे हिसाब से लगभग बहुत ज्यादा फॉर्मूला 90% फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। ये 90% फॉर्मूला, ये आप देखना मोटा मोटी तौर पे कि जितने के भी 1 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है वो सारे लगभग फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप लोगों को लगता होगा, यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे, अगर ये वेट है, किसी वस्तु का वेट होता है तो वो नीचे लगाता है, तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। लेकिन आपको लगता है ये एक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ? नहीं, ये रिएक्शन हुआ है दो पार्टिकल के कांटेक्ट की वजह से, जिसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही नेचर का है, टेंशन भी उसी के नेचर का है, फ्रिक्शन भी उसी के नेचर का है, और वो नॉर्मल भी इसी के नेचर का है, सरफेस टेंशन भी इसी के नेचर का है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन किसका रेंज क्या, वाइट क्या, वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में करेंगे देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, वो इस फोर्स से रिलेटेड है। अब वीक फोर्स क्या होता है, तो देखिए बहुत सारे लोग इससे बात करने से बचते हैं, उनको लगता है बच्चे समझ नहीं पाएंगे, आप समझाओ अच्छे से समझते हैं। अब देखिए आपने पहले कॉन्सेप्ट था कि हम एटम को नहीं काट सकते, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डाल्टन, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा अपने आप को और डेवलप किया, पता चला कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा हम अगर डीप में जाए तो कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्वार्क पार्टिकल भी होता है। क्वार्क, ये क्वार्क क्या होता है, बिल्कुल सामने सही, आपका हैरान होना बिल्कुल सही है, आपका भी हैरान करना सही है, लेकिन क्वार्क जो पार्टिकल है वो मॉडर्न फिजिक्स का चीज है, अब आज तक एक बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी तौर पे क्या है, तो क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर लैप्टॉन्स होते हैं। अब लैप्टॉन्स क्या होता है, तो उसके न्यूट्रॉन के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटॉन्स, ये सब पॉजिट्रॉन्स, उसके बाद बीटा डीके जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वीक पार्टिकल की वजह से, वीक फोर्स की वजह से। अब सवाल है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है वही फोर्स क्या कहलाता है, वीक फोर्स। ठीक है, अब देखिए जो बीटा डीके होता है वो किसकी वजह से होता है, वीक फोर्स की वजह से। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए जरा सा यहाँ आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इस वीडियो पे देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बहुत सारे प्रोटॉन है, एक तो है नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन है। तो जब ये बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे तो आपको पता है कि सिमिलर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मार के भगाना चाहेगा कि आप दूर जाओ हमसे, लेकिन फिर भी नहीं जाता, स्टिक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, किसकी वजह से, तो उसका नाम है स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग फोर्स वो न्यूक्लियस फोर्स होता है जो किसी न्यूक्लियस को उसमें बांधे रखता है, इसी का डेफिनेशन है, द फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस विल स्टिक टुगेदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये छोटे रेंज का फोर्स होता है, ये भी छोटे रेंज का फोर्स होता है, और ये दोनों बड़े रेंज का फोर्स होता है। ये बड़े रेंज का फोर्स इसलिए कि हमने आपको बता दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में लगता है, और ये इससे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देखिए जैसे बादल में बहुत सारे चार्ज इकट्ठा हो जाता है, तो जो लाइटिंग होती है, बिजली गिरती है धरती पर, तो धरती और उस बादल के बीच में कितना डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है, फिर भी वो नीचे आ जाता है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो ये भी कह सकते हैं लंबे दूरी के लिए लागू होता है। ठीक है, अब सवाल है कि ये चारों फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन किससे कितना बड़ा होगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, तो ये सारी बातें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, इसे कैटेगराइज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।